देखिए इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये बीएनबी का फ्रंट पेज है। सबसे ज़्यादा चलने वाली, सबसे ज़्यादा टिकाऊ और बिकाऊ पुस्तक अगर कोई है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के लिए, तो वो यही किताब है। तो दोस्तों इस बुक के या इस क्वेश्चन सीरीज़ के, इस प्रश्न बैंक के कुछ हम खास प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे विद द सिलेबस। तो दोस्तों जुड़े रहिए आप मेरे साथ। और आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष के कुछ खास टॉपिक्स के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप इस चैनल पर देख चुके होंगे, मैं रेगुलरली कुछ वीडियोस ऐसे डालता हूं जो आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्रश्न सूची है। इसमें आपके लिए 20 प्रश्न आते हैं इस किताब में। अगर आपने इसको परचेस नहीं किया है मार्केट से तो आप परचेस कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है दोस्त। आप हमारे चैनल से पीडीएफ के फॉर्म में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन दे देंगे हम वीडियो के नीचे। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इकाई 1 में आपके लिए ऐसे 9 प्रश्न मिलेंगे। इकाई 2 में कुछ प्रश्न हैं, इकाई 3 में प्रश्न है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। इसके बाद इकाई 4 है, इकाई 5 है। ऐसे करके दोस्तों अगर आप बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के क्रमिक विकास को समझाइए। ये इकाई 1 से क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। क्रमिक विकास, अब देखिए क्रमिक विकास होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। क्रमिक विकास का मतलब कि क्रम क्या था, भारतीय संविधान जब बना तो उसके पीछे की क्या कहानी रही। ऐसा हो नहीं सकता ना कि बस संविधान का एकदम आइडिया आया हो और संविधान सभा ने मिलकर संविधान की तैयारी शुरू कर दी। कुछ तो रहा होगा। तो बेसिकली क्रमिक विकास है, कुछ इतिहास है उसका। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ ही वर्तमान संविधान की शुरुआत हो चुकी थी। यानी कि अंग्रेज लोग, जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में ही बताया, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज़्यादा मानते थे। उनका मानना था कि अगर कानून, लॉज इन राइटिंग में है, मतलब लिखित में है, तो बहुत बड़ा बदलाव समाज में आ सकता है। इसी वजह से अंग्रेजों के आने से पहले संवैधानिक नियमों को अप्रत्यक्ष रूप से माना जाता था, लेकिन उनके आने के बाद संवैधानिक इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव आया। दोस्तों दूसरी बात यह है कि अंग्रेज जो हैं 1600 में आ गए थे। कब आ गए थे भारत? 1600 में आ गए थे। हालांकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में आए थे। ये हो सकता है हिंदी में गलत लिख दी हो, देख लेना आप, बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको लेकर ये आए थे 1600 में। 1950 तक इनका लंबा 350 साल का रूल रहा हमारे देश पर। इसी के साथ आगे लिखा हुआ है, अगर हम भारत के संवैधानिक इतिहास को समझें तो निम्नलिखित कुछ चरणों में आप इनको बांट सकते हो। तो दोस्तों आपके लिए ऐसे ही लिखना है वहाँ पर। ये जो आपके लिए डार्क ब्लैक पेन में लिखा हुआ है, डार्क ब्लैक इंक में, ये आपकी हेडिंग्स बना सकते हैं आप। प्रथम चरण, प्रथम चरण 1765 तक रहा। क्या हुआ है इस पूरे पीरियड में? तो लिखा हुआ है, पहली चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी इन्होंने भारत में। और अपनी पहली कोठी, मतलब पहला अपना ऑफिस बोल सकते हो, फैक्ट्री बोल सकते हो, वो उन्होंने खोली थी कहाँ पर? सूरत में। कहाँ है सूरत? सूरत वहीं है जहाँ पर अहमदाबाद है, जहाँ पर गुजरात है, जहाँ पर जेठालाल और दयाबेन रहती हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 1726 का राजपत्र। 1726 का राजपत्र मतलब कि 1726 में एक ब्रिटेन की सरकार द्वारा एक राजपत्र यानी कि एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था। ये दो काम इस पीरियड में हुए। दूसरा चरण 1765 से लेकर 1858 तक क्या हुआ इस पीरियड में? इसमें पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए यहाँ से आपके लिए प्रश्न आगे आगे की सीरीज में आ सकते हैं, आगे जो हम डिस्कस करेंगे उनमें, कि 1773 का एक्ट क्या है। फिलहाल में आप बस केवल इनकी हेडिंग्स, इनका नाम याद रखिए। फिर एक आया एक्ट ऑफ सेंटलमेंट 1781 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, फिर 1813 का राजपत्र, 33 का राजपत्र, 53 का राजपत्र। तो दोस्तों ये कुछ खास तरह की सेकंड चरण में आप देख सकते हैं। तीसरा चरण, तीसरा चरण भी दूसरे चरण की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अंग्रेजों ने भारत में कानून चलाने के लिए, या बोल सकते हैं भारत में शासन चलाने के लिए बहुत कुछ काम किया। तो दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कंपनी के शासन का अंत हो गया। और 1858 से लेकर 1919 तक तृतीय चरण में ब्रिटेन की सरकार ने
एक प्रतिनिधि बनकर, कुछ लोगों ने ब्रिटेन के प्रतिनिधि बनकर भारत में अपना रूल चलाया। तो दोस्तों कंपनी के अंत का मतलब क्या है? अंत का मतलब ये 1857 में, जैसा कि आप लोग जानते हो, एक सैनिक क्रांति, अंग्रेज बोलते हैं इसको सैनिक क्रांति, भारत की पुस्तकों में या भारतीय इतिहासकार इसको प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन बोलते हैं। तो इस स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, जैसा कि आप लोग को पता होगा, अगर नहीं है तो बता देते हैं, कि कंपनी जो है वो जीत तो गई, उन्होंने इस आंदोलन को दबा तो दिया, इस विद्रोह को रोक तो दिया, लेकिन इसका खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ा। ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से रूलिंग यानी कि प्रशासन के, शासन के सारे अधिकार छीन लिए और उनसे बोला कि बेटा बस तुम केवल जो है कंपनी चलाओ, व्यापार पर ध्यान दो, बाकी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर हम देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक कंपनी के शासन का अंत हुआ। अगर इससे रिलेटेड आपको और डिटेल में चाहिए तो आप बताइए कमेंट करके, हम आपके एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ खास बातें, जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1858, 61, इसके बाद में 1892 और 1909। 1909 के अधिनियम को बोलते हैं दोस्तों मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। आप एग्ज़ाम दें यूनिवर्सिटी के, आने वाले हैं एग्ज़ाम अप्रैल के महीने में, तो जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है इसी का नाम है भारत परिषद अधिनियम। आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसको बोलते हैं। अब ये मॉर्ले मिंटो क्यों बोलते हैं इसको? इसका मतलब ये है कि दो अधिकारी थे ब्रिटेन के उस समय और इनका नाम था मॉर्ले मिंटो। इन्होंने इस अधिनियम को बनाया था, इस वजह से इनके नाम पर इसका बोला जाता। 1909 का है ये। तो ये भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। जो कॉपी चेक करने वाले लोग होंगे, अगर वो वाकई में आपकी कॉपी चेक करते हैं तो बहुत शानदार तरीके से आपको नंबर मिलने की फुल गारंटी है। चलिए चतुर्थ चरण 1947 तक। दोस्तों ये चौथा चरण है। इसमें क्या हुआ? इसमें भी वही अधिनियम आए, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1919 आया। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आया। साइमन कमीशन 1927 में आया, इसका बहुत विरोध हुआ भारत में। भारत सरकार अधिनियम आया फिर से 1935 का। इसके माध्यम से 1937 में 36 में क्या करवाए गए? भारत में प्रथम इलेक्शंस करवाए गए अंग्रेजों के द्वारा, पहले चुनाव करवाए गए। फिर क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद में कैबिनेट मिशन 1946 में आया, और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। तो इस तरह से चौथा चरण था। पांचवा और लास्ट चरण 1947 से लेकर 1950 तक का। इस चरण में भारतीय संविधान का जन्म हुआ। इस चरण में चौथे वाले में भारत शासन का प्रारंभ हुआ। तो इसमें देख लेते हैं पांचवें चरण में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। तो क्या किया गया है इसमें? जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे संविधान बनने की तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, इसी वजह से सदस्यों का क्या हुआ? चुनाव हुआ। संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई और संविधान का निर्माण हुआ। तो दोस्तों इस तरह से 5 चरण अगर आप लिखते हैं और आपको प्रश्न ऐसा आता है तो पक्की बात है भाई अच्छे नंबर मिल जाएंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके लिए इस यूनिट में से पहला क्वेश्चन आने की फुल संभावना है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, पेपर उठाते हैं बस, और पेपर में ऐसे सारे क्वेश्चन देते हैं जो हर यूनिट का पहला दूसरा क्वेश्चन है। तो फोकस ये करना है आपको, पहले दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रथम चरण में देखते हैं। देखिए अब प्रथम चरण आपसे क्या बोलता है? प्रथम चरण आपसे बोलता है कि जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत मोटा माटी बताया था शुरू में, फिर और देख लीजिए कि 1600 से लेकर 1765 तक रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के रूप में आकर बस गए। उन्होंने भारतीय प्रतिष्ठा की ओर आकर्षित होकर यहाँ माने एलिजाबेथ के राजपत्र 1600 ईस्वी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया। कंपनी का प्रबंध गवर्नर तथा 24 अन्य सदस्यों की परिषद के अधिकार में था। तो कंपनी कितने लोग चलाते थे? 25 लोग चलाते थे। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा आप। आगे लिखा हुआ है इस कंपनी के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में सूरत, बम्बई, कलकत्ता आदि स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने के साथ कई व्यापारिक केंद्र खोले। तो पहला तो सूरत ही है, उसके बाद बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में इन्होंने फैक्ट्रियाँ खोली। अब आपको बताया था प्रथम चरण में 1726 का राजपत्र, तो क्या था ये देख लीजिए जल्दी से। लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1726 में एक राजपत्र के द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में राज्यपाल
और उनकी परिषद की कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 1726 का जो राजपत्र था, जो चार्टर बोलते हैं इसको, इसी चार्टर के माध्यम से हर प्रेसिडेंसी राज्य में, हर प्रेसिडेंसी राज्य से मतलब बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, इन सभी राज्यों में, या बोल सकते हो आपके आज के ये शहर हैं, इनमें एक मेयर कोर्ट को भी स्थापित किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोर्ट का सिस्टम है, जो मॉडर्न कोर्ट्स हैं, जो आधुनिक न्यायालय हैं, उनकी स्थापना भी इन्होंने करी। चलिए, उसका थोड़ा सा आपके लिए इन्होंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया हुआ है कि कैसे अंग्रेज भारत में आए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, यहाँ लिखा हुआ है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन, यानी कि मुग़ल साम्राज्य के खत्म होने के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ परिस्थितियों बंगाल के शासन को अपने हाथों में ले लिया और 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया और बंगाल की बागडोर संभाल ली। इसके अलावा कंपनी ने दीवानी, न्याय प्रशासन और मालगुजारी वसूल करने का अधिकार स्वयं ले लिया। तो दोस्तों, ये जो वॉर थी बंगाल के शासक नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, इसी को बोलते हैं बेसिकली बैटल ऑफ प्लासी। चलिए, तो ये कुछ खास बातें आप ध्यान रखिएगा। दूसरे चरण की बात करते हैं फटाफट। तृतीय चरण, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 1765 से लेकर 1858 तक रहा। इस चरण में कई एक्ट अधिनियम पारित किए गए। तो इन एक्टों के बारे में जैसे मैंने आपसे बोला था कि हम डिस्कस करेंगे, तो वो समय आ गया है। तो देखिए, लिखा हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। क्या बोला है? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कई प्रेसिडेंसी प्रदेशों को अपने अधिकार में लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सन 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। तो कई राज्य, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कई राज्यों को कब्जे में ले लिया, मतलब जैसे बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, इन सब का प्रशासन ब्रिटेन की सरकार देखने लगी। तो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्होंने कानून बनाया और इस एक्ट के द्वारा सुनिश्चित शासन पद्धति को शुरू किया गया। तो क्या खास बात थी 1773 के एक्ट में कि भारत में सुनिश्चित शासन पद्धति को स्थापित करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। अब सुनिश्चित शासन पद्धति केवल कागजों में आई या सच में आई, ये एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। बंगाल में गवर्नर जनरल और इसकी परिषद को स्थापित करके प्रशासन तथा सैनिक शक्ति को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो गवर्नर जनरल का पद शुरू किया इन्होंने और उसकी परिषद बनाई। इसी के द्वारा विधायी की शक्ति भी प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत न्याय व्यवस्था हेतु कानून बनाने व दीवानी व फौजदारी मुकदमों को सुनने का अधिकार दिया गया। तो एक हिसाब से गवर्नर जनरल एक ताकतवर, एक पावरफुल पद उस समय बन चुका था। चलिए आगे देखते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1783 का लिखा हुआ है, इस एक्ट के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्रों के लिए कानून बनाने के अधिकार प्रदान किए गए। तो बेसिकली क्या है इसमें कि कानून बनाने के अधिकार दिए गए इस एक्ट के द्वारा, और 1783 में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने हेतु इसे पारित किया गया था। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हो, एक कानून के बाद दूसरा कानून आता है। पिछले कानून में कुछ गड़बड़ियाँ रहती हैं, इस वजह से नया कानून लाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1773 में जो गड़बड़ियाँ रही होंगी, उन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए इन्होंने दूसरा कानून लाया 1783 में। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट हो सकता है, वो आपको इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखा हुआ है, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार हेतु सन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। दोस्तों, ये कीवर्ड याद रखिएगा, प्रशासनिक मशीनरी मतलब अधिकारी जो होते हैं ना प्रशासन में, उनमें सुधार करने हेतु। तो क्या लिखा है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलाप अलग अलग कर दिए गए। तो क्या होता था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक और व्यापारिक दोनों काम एक साथ करती थी, और इसी वजह से राजनीति एक व्यापार बन चुकी थी और व्यापार में राजनीति हो गई थी। तो इस वजह से इस एक्ट के पारित होने के बाद कंपनी के डायरेक्टर्स को ये अधिकार एवं शक्ति कम हो गई तथा कंपनी के ऊपर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण ज़्यादा बढ़ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 1784 के पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मन से कुछ भी कर रही थी, लेकिन इस एक्ट के पारित होने के बाद डायरेक्टर्स से कुछ अधिकार छीन लिए गए, शक्तियाँ कम हो गई और कंपनी के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित ज़्यादा हो गया। तो इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापित कर नियंत्रण का अधिकार प्रदान
कर दिए गए। तो बेसिकली एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। तो एक बात, ये दो बात, और इसके अलावा प्रशासनिक मशीनरी वाली बात, ये 2-3 चीज़ें आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट इंडिया एक्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 1813 का राजपत्र, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1813 में एक चार्टर पारित किया गया जिसके द्वारा उसको कंपनी के ऊपर और नियंत्रण का अधिकार मिल गया। भारत में व्यापारिक एकाधिकार खत्म करके समस्त ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने के अवसर प्रदान किए गए। तो हम ये कह सकते हैं कि 1813 का जो चार्टर था, जो राजपत्र था, इसमें ये लिख दिया गया ब्रिटेन की संसद के द्वारा, या इसमें ये मेंशन कर दिया गया कि भाई अब केवल कंपनी का व्यापार नहीं चलेगा भारत में, दूसरे जो ब्रिटेन के लोग हैं, जो पैसे वाले लोग थे उस समय, वो भी भारत में आकर व्यापार कर सकते हैं। 1833 का चार्टर भी कुछ इस तरह का ही था। गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बेसिकली हम कह सकते हैं, सबको प्रश्न भी आता है एग्जाम में कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आंसर होगा 1833 का राजपत्र। चलिए दोस्तों, आपके लिए इंटरेस्ट तो आ ही रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा हम क्या बदलाव कर सकते हैं, और साथ में आप इस वीडियो को और इस चैनल को प्रमोट कीजिए, जिससे जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनके लिए कंटेंट यूट्यूब पर नहीं मिल पाता है, तो उनकी भी हेल्प हो, आपकी भी हेल्प हो, और आप लोगों की हेल्प में ही हमारी हेल्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1853 का राजपत्र, इसमें क्या बताया, उसमें बताया हुआ है कि कार्यकारिणी तथा विधायी की शक्तियों को अलग करने हेतु सन 1853 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। लिखा हुआ है, इस एक्ट के द्वारा बंगाल में एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई जिसका कार्य प्रशासनिक मशीनरी को संभालना था। तो ये कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है, बस आप ये कीवर्ड से इसको अपनी भाषा में लिख सकते हो। चलिए उसी के साथ तृतीय चरण, कंपनी शासन का अंत। जो सबसे खास बात है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को आप देखते रहिए। लिखा हुआ है इसमें तृतीय चरण कंपनी शासन का अंत। तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। कंपनी शासन का अंत हुआ 1858 से 1919 में, यानी कि मैंने आपको बताया था, लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख भी सकते हैं। 1857 की राज्य क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म सी हो गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सका। भारत के शासन को सम्राट को स्थापित या हस्तांतरित करने हेतु भारत सरकार अधिनियम 1858 बनाया गया। लिखा हुआ है यहाँ पर, इस एक्ट के माध्यम से सभी उच्च पदों पर नियुक्तियां सम्राट के द्वारा, यानी कि ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाने लगीं। राज्य सचिव एक पद बनाया गया। विधि निर्माण की प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी, इस वजह से इस कानून को बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, गवर्नर जनरल के अनुचित हस्तक्षेप को रोकने, प्रांतीय सरकारों के असंतोष को दूर करने तथा विधि निर्माण की प्रणाली सुधारने के लिए सन 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों के कानून बनाने के लिए रखा गया तथा प्रांतीय विधानसभाओं को भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। वाह, ये बहुत अच्छी लाइन आपके लिए मिल सकती है यहाँ से, कि कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय विधानसभाओं को भी दिया गया। पहले क्या होता था कि कानून गवर्नर जनरल से बनाते थे और उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती थी, लेकिन अब विधानसभाओं को भी काम दिया गया, कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो ये सबसे खास बात थी 1861 के अधिनियम की। कुछ खास बातें और हैं यहाँ पर, जैसे कि केंद्रीय विधानमंडल की सदस्य संख्या बढ़ाई गई, गवर्नर जनरल को विधानसभा द्वारा पारित कानूनों को नामंजूर करने, अध्यादेश जारी करने अधिकार बढ़ा दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1909 मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पर, भारत में नवंबर 1905 में लॉर्ड मिंटो को यहाँ का वाइसरॉय नियुक्त किया गया। तो कब किया गया था, 1905 में नियुक्त किया गया था। इस समय कई प्रशासनिक सुधार हेतु भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रशासन और विधि निर्माण कार्यों में प्रतिनिधित्व दिया गया। तो भारतीय नागरिकों को क्या, प्रशासन और विधि निर्माण का कार्य दिया गया। प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। विधायी शक्ति को बढ़ाकर बजट की विवेचना करने, बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है ये पूरा अभी तक जो आपने जो पढ़ा, जो वीडियो में देखा, उसको देखकर, कि अंग्रेज जो थे उन्होंने समय के साथ कानून बनाए, और कानून बनाते बनाते उन्होंने एक मॉडर्न संविधान की नींव रखने का काम भी शुरू किया। देखिए, नो डाउट उन्होंने बहुत सारे अत्याचार किए भारतीय जनता के ऊपर, हमारे अधिकारों को छीना, लोकतंत्र नहीं देते थे वो,
लेकिन इसके बावजूद भी ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि अंग्रेज़ों ने भारत में एक कानून व्यवस्था बनाई। तो दोस्तों इसी के साथ हम 3 चरण पूरे कर चुके हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम चौथा चरण, बिकॉज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है। और वीडियो के लास्ट में जैसे मैंने आपसे बोला था कुछ खास बात बताऊँगा। तो वो खास बात ये है दोस्तों कि आप यूनिवर्सिटी में जब भी एग्ज़ाम देने जाएँ तो कोशिश करें, आप पूरा याद नहीं कर सकते, पूरा आप नहीं समझ सकते, आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम पास आ गए, क्या करूँ, कैसे करूँ? तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आप बस हेडिंग्स को अपना तैयार कर लीजिए और उससे संबंधित खास कीवर्ड्स को नोट कर लीजिए और साथ में उसके आधार पर अच्छे बड़े-बड़े पैराग्राफ आप वहाँ पर लिख कर आइए। दोस्तों ध्यान रखिए, जो काम का है, जो ज़रूरी है, वही लिखिए। स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ भी हर कुछ छाप रहे हैं, हर कुछ लिख रहे हैं उसमें, कॉपी में, गलत है ये। आप जो आपको समझ में आ रहा है वो लिखिए। हाँ, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको चीज़ें तैयार हैं, आपको हेडिंग्स पता है, उससे रिलेटेड आप लिखिए, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको आगे जाकर बहुत कुछ बीए की हेल्प से आप अच्छा कुछ कर पाएँगे, अच्छा आपको जॉब मिल पाएगा या आपके गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा जिसमें हम चतुर्थ चरण, 5वां चरण ये हम डिस्कस करेंगे और उसी के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 2 पर और इस तरह से हम पूरा का पूरा ये सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे हमारी बीए 20 प्रश्न की पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारे साथ ट्यूटर पॉलिश और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।